बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज थोड़ा सा मैं ब्रीफली पहले इसका इंट्रोडक्शन करा दूं कि इस चैप्टर में आप सीखने क्या क्या वाले हैं। जैसे कि नेम ही बता रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसका आप IUPAC नेम जो है ये देना सीखेंगे। अभी जो IUPAC नेम होता है ये क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके तहत जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है उनका नाम रखा जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है IUPAC सिस्टम। अब ये जो IUPAC सिस्टम है इसको अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ ना तो बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपको ये तीन इस तरीके के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इस वक्त इसको इग्नोर कीजिए। बेसिक IUPAC सिस्टम जो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, आपका होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरी चीज़ होती है आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि आपकी जो मेन लॉन्ग चेन है ना कार्बन एटम की, वो कौन सी वाली है, एल्केन की, एल्कीन की, अल्काइन की, किस किस्म की है, यानी सिंगल बॉन्ड वाली है, डबल बॉन्ड वाली है, ट्रिपल बॉन्ड वाली है, क्या है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसका होता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि हर ये जो कार्बन चेन है इसके ऊपर या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ इसमें एक अदद फंक्शनल ग्रुप होता है। इस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी ये किसी भी सादा कार्बन एटम के चेन के साथ आके अटैच हो जाता है, बेशक उस सादा कार्बन एटम के चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, लेकिन वो क्या करता है कि उसके ऊपर पूरा हावी हो जाता है, उसको सप्रेस कर देता है और जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई कार्बन नॉर्मल एटम चेन जो है वो सिंपल सी चल रही है। अब अगर उसके ऊपर आकर कोई सा हैलोजन अटैच हो जाता है, जैसे कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है, ये आके अटैच हो जाते हैं, तो अब जो वो कैरेक्टरिस्टिक देगा ना वो सिंपल अपने कार्बन एटम चेन वाली नहीं देगा, बल्कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप आके अटैच्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी दिखना। ठीक है, तो अब वो सिंपल अल्केन ना हुआ, वो अल्काइल हैलाइड हो गया। तो इस तरह की जो चेंजेस होती हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि पूरी के पूरा जो कंपाउंड है उसका नेचर ही तब्दील कर देता है। यह आइडेंटिफिकेशन भी आपको किससे मालूम हो जाती है, IUPAC सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ब्रीफ है, छोटे छोटे से हैं, और मैं वैसे भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना ब्रीफ में मार्क करवा सकती हूँ करवा दूँ। उसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपको लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा मार्क करवा दिया, तो वहाँ पर ना आप अपनी सेल्फ राइटिंग यूज़ कर लिया कीजिए, थोड़ा सा उसको कट कर लीजिए, वरना बुक के हिसाब से मैं अपने तौर पे कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इसकी तरफ बढ़ती हूँ मैं, देखें इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। आप सीधा आ जाएंगे पेज नंबर 97 के ऊपर। ठीक है, अब 97 के ऊपर देखें, इस वाले पेज पे आपको तकरीबन 6 के करीब क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो है ये मैं रीड कर देती हूँ इस वक्त आपको। ये कहता है कि IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है इसको हम आमतौर पे प्रेफर करते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ब्रीफली बताया था कि जब हम IUPAC जो है उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें ना सिर्फ ये कि स्ट्रक्चर प्रॉपर पता चलता है, बल्कि जो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होता है हमें उसकी भी नॉलेज हो जाती है। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई आपको बिल्कुल एग्जैक्ट किसी भी कंपाउंड की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन एटम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे आके अटैच्ड है, या कौन सी ब्रांच जो है वो किस पोजीशन पे आके अटैच्ड है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको IUPAC में तो मिल जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल आपका नेमिंग सिस्टम होता है जिसमें आप नॉर्मल नाम दे रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड को, उसमें इतनी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे। आप सीधा 1 पेज बैक करेंगे और देखेंगे इसका आंसर किधर है। ये देखिए यहाँ पर आपने इसका आंसर देखना है। ये देखें IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग हैज़ प्रोवाइडेड से लेकर ये देखें पॉइंट नंबर 2 तक। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। तो बेसिकली ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनमें वो पूरी बातें कवर हो गई हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। आपने कहाँ से लिखना है, द IUPAC से लेकर पूरा ये वाला पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ तक एंड करेंगे आप। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको पढ़ के समझा देती हूँ कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इसने आपसे पूछा है कि आपके पास 5 ऑर्गेनिक फैमिलीज होनी चाहिए और आपने क्या करना है, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी प्रेजेंट करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फैमिलीज तो बहुत सारी हमारे पास, लेकिन हमें कोई से भी 5 ऑर्गेनिक फैमिलीज जो उसके नाम बताने हैं, साथ में उसका फंक्शनल ग्रुप करना है। एक काम तो ये करें कि इसको अपने सेल्फ टास्क भी ले लीजिएगा। आप सेल्फ टास्क का मतलब होता है कि आपने खुद से इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश कर ली है, लेकिन मेरे ख्याल इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी। तो इसमें आपने करना क्या,
तरीके समझा देती हूँ मैं आपको। इसमें आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिक फैमिलीज़ के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैमिली अल्काइल हैलाइड की है, दूसरी अल्कोहल की हो गई, तीसरी एल्डिहाइड की हो गई, चौथी कीटोन की हो गई। अब जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड है तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा वाला, हेलोजन है। इसी तरीके से एल्डिहाइड है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा वाला है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको नेम ऑफ द फैमिलीज लिखनी है और दूसरी साइड पर आपने क्या करना है, उसके फंक्शनल ग्रुप मेंशन करना है। और ज़्यादा बेहतर काम उस वक्त होगा जब आप नेम ऑफ फैमिलीज़ के साथ साथ एक एक छोटी छोटी सी एग्जाम्पल जो है वो भी पुटअप कर देंगे। ठीक है, सो आई गिव यू अ सेल्फ टास्क फॉर योर सेल्फ। और इसके बावजूद वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर भी दूंगी, वहाँ से टैली करके देख लीजिएगा कि आप किस हद तक इस क्वेश्चन को समझे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये कहता है कि कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो वो रूल्स आप बता दें। आप सीधा क्या करेंगे, मूव करेंगे पेज नंबर 79 पर और देखेंगे यहाँ पे कुछ रूल्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ जाएंगे पेज 79 पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स है। सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, हमारे पास ये जो रूल है वो यहाँ है। ये देखिए आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वंस अगेन बच्चे कहेंगे मिस इतना लंबा शॉर्ट, पर प्रॉब्लम ये कि रूल्स है, रूल्स में तो जाहिर सी बात है जितने भी पॉइंट्स है हर पॉइंट्स को भी ब्रीफली बताएंगे तो इतना मैटर हो ही जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको समझा देती हूँ। इसके फर्स्ट जो इंट्रो है उसमें तो सिर्फ यही बताया कि कुछ जनरल रूल्स होते हैं IUPAC के। अब आ जाइए नंबर 1। सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट और अनब्रोकन चेन होती है उसको डिस्कवर करना होता है। बाज़-औक़ात होता है ब्रांचेस होती हैं, बच्चा समझता है ये ब्रांच है, लेकिन हो सकता है वो लॉन्ग चेन का एक पार्ट हो। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको अनब्रोकन लॉन्गेस्ट चेन जो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि आपको ये मालूम करना होगा कि आपके पास जितनी बड़ी भी कार्बन एटम की चेन है इसमें से पेरेंट चेन कौन सी है। पेरेंट चेन का मतलब होता है कि जो या तो स्ट्रेट जा रही है या थोड़ा सा कर्व में भी बेशक जा रही है लेकिन वो अनब्रोकन है। जैसे ही आप पेरेंट चेन जो है उसको डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि इसमें कोई ब्रांच है या कोई टर्मिनल साइड है या नहीं है। तो पेरेंट चेन जो है उसको सिलेक्ट करना जो है ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि आप उसमें ब्रांच को या फिर आप उसमें जो टर्मिनल साइड है उसको लोकेट करें। थर्ड पॉइंट जब आपके पास क्या होता है कि आप उसमें ये चेक करते हैं कि अगर कोई ब्रांच है तो वो कौन सी ब्रांच है। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इस तरह का कोई ब्रांच है, या फिर वो कोई हेलोजन से रिलेटेड कोई ब्रांच है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें इसको पहले आप देख लें कि कौन सा जो ब्रांच है वो है। अगर ब्रांच है तो हम जब नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम उन ब्रांच को पहले चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है तो उसको पहले नाम देंगे पोजीशन के साथ, या हमारे पास कोई हेलोजन है या इस तरह का कोई अल्कोहल ग्रुप है तो हमें उस तरीके से पहले ब्रांचेस जो हैं उसको चेक करना है। ठीक है, दूसरा काम हम ये क्या करते हैं कि जब हम इनको नेमिंग करते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मिथाइल और इथाइल दोनों ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं नेमिंग करने बैठूंगी तो मैं चेक करूंगी कि अल्फ़ाबेटिकली M पहले आएगा या E पहले आएगा। डेफिनेटली E पहले आएगा, तो इसका मतलब मुझे नाम किसका देना होगा, E वाले कंपोनेंट का पहले नाम देना होगा। ठीक है, नंबर 4 जो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसकी एंडिंग करते वक्त हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉर्मल कार्बन एटम की जो पेरेंट चेन होती है उसकी आखिर की E को रिप्लेस करके OL जो है उससे इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है तो हम आखिर के E को चेंज करके AL में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है तो हम आखिर के E को चेंज करके ONE में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मज़ीद जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, और अगर आपने सेल्फ असेसमेंट की वीडियो देख ली होगी तो उसमें आपको और अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो बात वो क्या होती है कि आपके पास एक प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर फर्ज कर लीजिए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके पास है। देखिए इस वक्त मैं ब्रांचेस की बात नहीं कर रही, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ। अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप क्या प्रायोरिटी यूज़ करेंगे, इस वाली लाइन को ना आप अंडरलाइन करके याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है, उसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप है, फिर कीटोनिक ग्रुप है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर अमाइन है, उसके बाद ये ईथर वाला ग्रुप है, फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा एक जनरल रूल यहाँ पे और एक बता दूं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही किसी भी सिस्टम में मौजूद होते हैं तो उसका भी एक रूल होता है, आगे के क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा बता दूं कि फिर आप डबल को प्रिफेयर करते हैं ओवर ट्रिपल। और अगर डबल और ट्रिपल दोनों एक पोजीशन पे तो आप देखते हैं ब्रांच कहाँ से नज़दीक है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि डबल और ट्रिपल दोनों हो और एक जैसी पोजीशंस पर हो तो डबल प्रेफर होगा,
और अगर डबल और ट्रिपल डिफरेंट पोजीशंस पर है मगर ब्रांच जिससे करीब है वहाँ से नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इन IUPAC के रूल्स को अच्छे से थोरोली पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये एज इट इज़ आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिख देने। अगर आप सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगला क्वेश्चन जो इसकी तरफ बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर आ जाएं पेज नंबर 80 के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें आइसो का लफ्ज़ यूज़ होता है, कुछ कंपोनेंट जो होते हैं उसमें न्यू का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आइसो और न्यू जो है ये क्या चीज़ होती है, साथ में आपने थोड़ी सी एग्जाम्पल भी देनी है। तो अब आपने मार्क कहाँ से करना है, ये देखें यहाँ पे आंसर 3 लिखा हुआ है, मैंने पॉइंट नंबर 2 और 3 एज इट इज़ मार्क करना है और इसके साथ ये 2 स्ट्रक्चर बनाने, एक आइसो वाला और एक न्यू वाला। अब ज़रा इस बात को समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई भी आपके पास सिंपल कार्बन एटम जो होती है उसकी स्ट्रेट चेन चली और बीच में कोई ब्रांच आ जाए जो कि उसी से रिलेटेड होती है, जैसे कि CH3 हो जाए या C2H5 हो जाए, इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसमें अल्केन की ही सीधी चेन चल रही हो और उसी की कोई ब्रांच हो, उसकी किसी भी एटम की ब्रांच हो सकती है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आइसो होता है। उसकी पहचान क्या होती है, उसमें सिर्फ एक ब्रांच होगा, चाहे जैसे वो ब्रांच ऊपर हो या फिर वो नीचे हो सकती है, ठीक है। दोनों में से किसी एक पोजीशन पर होगी मगर एक होगी। अब न्यू वाला स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें ऊपर नीचे कॉन्सिक्यूटिवली ब्रांच होते हैं, यानी कि दोनों ब्रांचेस आसपास एक साथ होंगी। तो ये स्ट्रक्चर एक जस्ट लाइक फ्लावर जैसा बन जाएगा, ठीक है। इसमें सेंटर में आपके पास क्या है, कार्बन एटम है और 1 2 3 4 इन सारी साइड से क्या है, ये सराउंडेड है कार्बन एटम के साथ ही। इस तरह का स्ट्रक्चर जो न्यू होगा, इसको ये समझ लीजिए ऐसा कार्बन जो 4 तरफ से अलग अलग कार्बन एटम या किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को भी न्यू कहा जाता है। तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आइसोब्यूटेन है, क्योंकि देखिए 1 2 3 ये तो 3 कार्बन है, एक ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये हो जाता है आइसोब्यूटेन, यानी 4 कार्बन जैसा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटीन, यानी एक ऐसा 5 कार्बन एटम वाला चेन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल चेन से, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया है हमने, न्यू कर दिया है, ठीक है। इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं। न्यू का मतलब भी होता है 2 ब्रांचेस, आइसो का मतलब होता है जैसे किसी से लुक्स लाइक या सिमिलर लाइक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये आपसे कहता है कि आपने फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके लिए क्या करना है, नेमिंग्स करनी है, ठीक है। तो सीधा आएंगे आप पेज नंबर 92 के ऊपर और देखेंगे किस तरीके से फर्स्ट 5 का जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इसके नेम्स दिए गए हैं। पेज 92 पर आ गए आप, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर और कॉमन नेम है। हम लिखना कहाँ से यूज आपने करना है, किस तरीके से लिखना है, यहाँ से लिखना है, कॉमन नेम्स ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गिवन बिलो। क्योंकि इन्होंने फर्स्ट 5 बोला था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रफली इस तरीके से मार्किंग कर लिए। आप लाइन से देंगे HCOOH फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद यहाँ पे देखें 2 कार्बन वाला ये एसिटिक एसिड है, फिर यहाँ पे देखें 1 2 3 कार्बन वाला ये प्रोपेनोइक एसिड है, फिर उसके बाद 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड है और 5 कार्बन वाला जो है वेलेरिक एसिड है, ठीक है। इसमें 6 कार्बन भी है लेकिन आपको यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ ये सारे नाम लिख देने हैं इसी तरीके से चार्ट फॉर्म करके। इससे ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन जो है मैं इसकी तरफ बढ़ रही हूँ, ये बता देती हूँ आपको स्टूडेंट्स। ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे कहा था जब मैं IUPAC रूल्स समझा रही थी कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा। सवाल देखो जरा, ये आपसे पूछता है इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड in the main carbon chain, what rules you follow to write the IUPAC names, explained by giving an example। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कार्बन एटम की चेन में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड एट अ टाइम हो तो आप क्या रूल अप्लाई करेंगे IUPAC के लिए, और इसके साथ साथ आपको इसकी एग्जाम्पल पुट करनी है। सीधा आ जाएंगे आप पेज नंबर 83 पर, यहाँ पे इसका आंसर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 83 पे देख लें आप सबसे पहले कि लिखना कहाँ से आपको, ये देखें पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 पूरा लिखना है। और उसके बाद ये वाली जो एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने मार्क किया और ईजी लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल सपोर्ट के लिए डालनी है जिसमें डबल एंड ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद है। अब ज़रा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कहता है ये कि जब डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल पे मौजूद हों और डिफरेंट पोजीशंस पर मौजूद हो, यानी कि डिफरेंट नंबर्स पे मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से कोई भी बॉन्ड जो है वो करीब हो। फॉर एग्जांपल अगर डबल बॉन्ड किसी पोजीशन से करीब है तो आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी पोजीशन से करीब तरीन है तो आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। आप प्रेफरेंस किस बात को देंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से किसकी पोजीशन करीब तरीन पड़ रही है 1 से, ठीक है। अगली जो बात है वो उसने क्या कही है कि फर्स्ट कर लीजिए कि दोनों बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से एक ही साइड पर पड़ रहे हैं,
यानी फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड जो है एक इधर लगा हुआ, दूसरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है इधर लगा हुआ, दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि जब दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम चल रही है तो उस वक्त आप डबल बॉन्ड जो है उसको प्रेफर करेंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंपल से रूल थे कि अगर दोनों बॉन्ड्स मौजूद है तो पहले चेक कर लीजिए किससे 1 से करीब कौन सा पड़ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड पड़ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। और अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि अगर दोनों ही सेम जगहों पर मौजूद हैं तो फिर आप नेमिंग करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और उसको इंपॉर्टेंस देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। वैसे तो यहाँ से डबल ही करीब था तो यहीं से हमने नंबरिंग कर दी और इसका नाम लिख दिया 1 पोजीशन पे, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपने 1 पेंटीन लिख दिया, और 3 पोजीशन पे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आपने लिख दिया 3 याइन। इसके साथ ही आज ये जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट ये कंप्लीट कर दिए मैंने आपको। जितने भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस तरीके से फेस होती है जो समझने के अकॉर्डिंग्स में है या कुछ और ऐसा है तो इसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब बारी आती है उस लास्ट असेसमेंट की जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं इसको एंड में शो करूँगी। इसको मैं एक मरतबा शो कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये है वो आपका सॉल्यूशन जिसमें देखें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक, फैमिली लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स हैं, देखें CH3Cl इसकी एग्जांपल है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, -X, और X का मतलब होता है कोई सा भी हेलोजन। इसी तरीके से अमाइंस है, इसमें देखें C2H5NH2 एग्जाम्पल है इसकी, NH2 ग्रुप है। एल्कोहल्स में कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे CH3OH लिख दिया, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। फिनोल जो है ये भी अल्कोहल से मिलता जुलता होता है, मगर इसमें जो एक बड़ी चेंज होती है वो क्या होती है कि इसमें नॉर्मल कार्बन एटम के साथ नहीं बल्कि जो बेंजीन रिंग होता है ना उसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा। इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है आपका पूरा, इसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, यही इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसकी कॉमन एग्जांपल है पिक्रिक एसिड, जिसको आमतौर पर आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। इसी तरीके से एक मैंने यहाँ पे ईथर मेंशन किया है, CH3OC2H5, इसका नाम होता है इथाइल मिथाइल ईथर, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ROR बार होता है। इसमें O सेंटर में होगा, एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप होगा, दूसरी तरफ कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होगी। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।